जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। जैसे हमने इस चैप्टर में बाकी ऑर्गेनेलिस पढ़े थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सेम उन्हीं की तरह सेंट्रियोल भी क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। मतलब सेल में पाया जाने वाला ऑर्गेनेली अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से ये क्या है, साइलेंड्रिकल, मतलब साइलेंडर की शेप में ये प्रेजेंट होगा। कुछ साइलेंडर्स ऐसे होते हैं वो दोनों साइडों से क्लोज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों साइडों से ओपन होते हैं, और कुछ साइलेंडर्स ऐसे होते हैं वो एक साइड से ओपन होते हैं, दूसरी साइड से क्लोज होते हैं। तो ये ऐसा साइलेंडर है जो दोनों साइडों से ओपन है। तो सेंट्रियोल एक ऐसा साइलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है जो दोनों साइडों से क्या होगा, ओपन। अब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये थोड़ा जो है ना समझ के पढ़ने वाला क्वेश्चन है, ये आ जाएगा इंशाल्लाह भी समझ। अब सबसे पहले हम इसकी क्या देखते हैं, लोकेशन। हमने ये तो कह दिया ना कि सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेली है, तो अब सेल के अंदर ये सेंट्रियोल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा, उसे हम कहाँ पर पढ़ेंगे, लोकेशन में। इस लोकेशन में हम क्लियर करेंगे कि हम सेंट्रियोल को सेंट्रियोल क्यों कहते हैं। दो पॉइंट क्लियर करेंगे। इसकी लोकेशन की जब बात करेंगे तो हम फ़ौरन कहेंगे कि सेंट्रियोल इज़ लोकेटेड इन सेल, लोकेटेड इन सेल एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। कि सेंट्रियोल सेल में प्रेजेंट होगा, चूंकि हमने स्टार्ट में कहा था ये सेल ऑर्गेनेली है, तो ये कहाँ होगा, सेल में। सेल के अंदर कहाँ पर होगा, एक्सटीरियर। एक होता है इंटीरियर, अंदर, एक्सटीरियर कहते हैं बाहर, एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। ये यहाँ पर अभी हम एक छोटा सा सेल ड्रा करते हैं। तो इस सेल के अंदर हमने पढ़ा था कि एनिमल सेल में सेल के सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के एक्सटीरियर मतलब इस न्यूक्लियस के बाहर, और बाहर का मतलब ये नहीं कि ये इससे काफ़ी ज़्यादा बाहर, नियर टू द एक्सटीरियर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर लेकिन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब कौन प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल। अब इसको यहाँ ड्रा भी करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि सेंट्रियोल को सेंट्रियोल क्यों कहते हैं। दो अल्फाज हैं, एक है सेंट्री यानी कि सेंटर, और दूसरा है ओल। सेंटर तो आपको यहाँ पर वाज़े तौर पे नाम से शो हो रहा है, सेंटर किसे कहते हैं, दरमियान को। और जो लफ्ज़ है ना ओल, इसके मीनिंग होते हैं लिटिल बिट, लिटिल बिट। सेंटर दरमियान में, ओल लिटिल बिट। अभी हमने पढ़ा था कि लोकेशन के लिहाज से प्रेजेंट है एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेल के सेंटर के अंदर, और इसके बिल्कुल बाहर, इसके बिल्कुल बाहर प्रेजेंट होगा पेयर ऑफ सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर पड़े होंगे, राइट एंगल टू द ईच अदर, मतलब ये 90 के एंगल बना रहे होंगे। तो अब हमें यहाँ पर समझ आ गई कि न्यूक्लियस सेंटर में है और ये न्यूक्लियस से थोड़ा के बाहर बिल्कुल करीब है, मतलब ये सेंटर से थोड़ा सा दूर है, सेंटर से थोड़ा सा दूर है, तभी इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल में सेंटर दरमियान को शो करे, और लिटिल बिट मतलब सेंटर से थोड़ा सा दूर, सेंटर के बिल्कुल करीब जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या है, सेंट्रियोल। और ये प्रेजेंट होगा एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर। और इसके अलावा जब हम देखेंगे, हम कहते हैं कि ये ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। के सेंट्रियोल हमेशा कौन सी फॉर्म में होंगे, पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
और ये प्रेजेंट होंगे एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब ये जब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पड़े होते हैं, एक सेंट्रियोल ये वाला है और दूसरा इसके ऊपर पड़ा है ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 का, और 90 एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं। यहाँ तक हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। एक हमने क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा कि सेंट्रियोल क्या है, सेल ऑर्गेनेली है और कौन सा है, सिलेंड्रिकल। दूसरा हमने पढ़ा कि लोकेशन के लिहाज से ये सेल में होगा, और सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर, लेकिन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होगा, न्यूक्लियस से दूर नहीं होगा, तभी इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। सेंटर दरमियान को शो कर, न्यूक्लियस क्या है दरमियान में, ओल कहते हैं लिटल बिट, मतलब दरमियान के बिल्कुल करीब, मतलब दरमियान से थोड़ा सा साइड पे जो है ये प्रेजेंट होगा, इस वजह से इसे हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रियोल। अब एक और पॉइंट क्लियर करना है, जिस जगह पर ये सेंट्रियोल होगा ना, यहाँ पर बाहर कुछ प्रोटीन्स होंगी जिन्होंने इसे इस जगह पर मजबूती से कवर करके रखा होगा, तो ये वो रीजन बनेगा जहाँ पर सेंट्रियोल है। तो वो रीजन जहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, इस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, द रीजन इन विच सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, हमने लोकेशन भी पढ़ ली, इसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में हमने पहले पढ़ लिया था कि ये सेंट्रियोल कौन सा ऑर्गेनेली है, साइलेंड्रिकल, मतलब कौन सी फॉर्म में है, साइलेंडर की फॉर्म में। और ये ऐसा साइलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है जिसमें साइलेंडर्स अपनी दोनों साइडों से क्या है, ओपन, दोनों साइडों से ओपन। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखा होगा कि सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 array of microtubules, 9 array of microtubules। अब हम देखेंगे ये हमारे पास है सेंट्रियोल, और बुक में लिखा होगा ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इस सेंट्रियोल को हम देखेंगे ना, तो इस सेंट्रियोल के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल का एक ग्रुप होगा, 1, 2 एंड 3। इन 3 माइक्रोट्यूब्यूल के ग्रुप को हम कहते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 3 माइक्रोट्यूब्यूल का ग्रुप, फिर हमारे पास फर्दर फिर 3 माइक्रोट्यूब्यूल का ग्रुप आ जाएगा, तो एक 3 माइक्रोट्यूब्यूल का ग्रुप, फिर 3 माइक्रोट्यूब्यूल का ग्रुप, फिर हमारे पास कितनी माइक्रोट्यूब्यूल होगी, 3, फिर भी कितनी माइक्रोट्यूब्यूल का सेट होगा, 3। तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के हमारे पास इस तरह के 9 सेट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, फिर 8 एंड 9। तो हमारे पास 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स के कितने सेट हैं, 9। तो ये जो स्ट्रक्चर के लिहाज से जब हम सेंट्रियोल को देखेंगे तो यह है तो एक सिलेंडर की तरह, लेकिन ये सिलेंडर 9 अरे ऑफ ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 अरे ऑफ ट्रिपलेट, मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल के 9 सेट मिलते हैं तो एक सेंट्रियोल बनेगा, एक सेंट्रियोल। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, तो ये इस अंदाज में, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये सेकंड माइक्रोट्यूब्यूल, ये थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरह ये एक ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, इस अंदाज में हमें नजर आएगा। ये कौन सा ऑर्गेनेली बनेगा, सेंट्रियोल। अब टोटल अगर हमसे माइक्रोट्यूब्यूल पूछी जाए तो टोटल कितनी होगी, एक में कितनी है, 3, और टोटल सेट हमारे पास कितने हैं, 9। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अगर हमसे ये एमसीक्यू पूछा जाए कि सेंट्रियोल में टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितनी हैं तो हम कहेंगे 27। और अगर हमसे पूछा जाए कि किस
किस अंदाज में पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे कि तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के, मतलब ट्रिपलेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के कितने सेट होते हैं? 9। ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गई। स्ट्रक्चर के बाद है इसका फंक्शन, जो हमारे पास नेक्स्ट मेन हेडिंग बन रही है। इसके क्या है? फंक्शन। फंक्शन में इसका रोल है कि ये अपना हेल्प करेगा इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम कहते हैं सेल का डिवाइड होना, तकसीम होना। तो दो तरह की सेल डिवीजन है, एक का नाम है माइटोसिस, एक का नाम है मियोसिस। ना हम यहाँ माइटोसिस को डिस्कस करेंगे, ना हम मियोसिस को डिस्कस करेंगे, हम एक जनरल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास एक सेल है, हमने पढ़ा था सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर पेयर किसका होगा? सेंट्रियोल का। अब सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवाइड होगा ना, न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपेयर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमाटिड्स के मिलने से बनते हैं। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड होते हैं। तो ये इस अंदाज में हमें क्रोमोसोम नज़र आ रहा होगा, इस तरह ये क्रोमोसोम, उसके बाद ये सेकंड क्रोमोसोम, और इसके बाद ये थर्ड क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड होगा, न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म, अंदर जो क्रोमोसोम थे वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ये जो बाहर सेंट्रियोल है ना, ये डुप्लीकेट करेगा। ये एक सेंट्रियोल का पेयर यहाँ पर था, जब ये डुप्लीकेट करेगा तो एक नया पेयर बनेगा। तो एक पेयर जो है वो सेल के इस पोल के ऊपर रहेगा और दूसरा पेयर सेल के इस पोल पर आ जाएगा। अब ये जो सेंट्रियोल है, यहाँ से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगी जो बिल्कुल छोटी छोटी होंगी और वहाँ पर ही आसपास रह जाएंगी, दोनों साइडों पे निकलेंगी, दोनों सेंट्रियोल में से। तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो बिल्कुल छोटी हैं और आसपास रह जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं एस्टर। इन्हें क्या नाम देते हैं? एस्टर। और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसी होती हैं जो यहाँ से निकलेंगी, जो थोड़ी लॉन्ग होंगी, कुछ इधर से आएंगी और ये दोनों आपस में आकर मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ। फिर कुछ यहाँ से निकलेंगी और कुछ इधर से निकल के आएंगी, तो ये भी दोनों एक दूसरे के साथ आपस में आकर अटैच हो जाएंगी। फिर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसी होती हैं जो यहाँ से निकलती हैं सेंट्रियोल से और आकर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल इधर आकर अटैच होगी और दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर आकर अटैच होगी। अब ये जो लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जो समाल थी, उन्हें तो हमने एस्टर का नाम दे दिया था। ये जो लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुई हैं और जो आकर क्रोमोसोम के साथ अटैच हुई हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली तौर पे कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स। तो ये जो हमारे पास है ना सेंट्रियोल, जब सेल डिवीजन होगी तो सेंट्रियोल रेप्लिकेट कर जाएगा। रेप्लिकेट करने के बाद इसकी जो कॉपीज़ बनेगी वो सेल के अपोजिट पोल के ऊपर चली जाएंगी, वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगी। वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे। स्पिंडल फाइबर जो है वो कुछ एक दूसरे के साथ आपस में अटैच हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे वो जाकर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। अब जब सेल डिवाइड होगा ना, ये जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए, ये वापस जहाँ से निकले थे ना उस साइड पे बैक पुल करेंगे। जब ये उस साइड पे बैक पुल करेंगे तो ये जो क्रोमोसोम के जो दो कंपोनेंट्स हैं ना, जो दो क्रोमाटिड्स हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक इस क्रोमोसोम का एक क्रोमाटिड इधर आ जाएगा, दूसरा क्रोमाटिड इधर आ जाएगा। इसका भी एक क्रोमाटिड इधर आ जाएगा, दूसरा इधर, फिर इधर और इधर, मतलब 2 सेल बनेंगे। फिर जब ये अलग हो जाएंगे तो एक सेल इधर बन जाएगा, दूसरा इधर। तो ये जो क्रोमोसोम है ये डिवाइड हो जाएंगे। क्रोमोसोम को डिवाइड करने का फंक्शन कौन करेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे कहाँ से? सेंट्रियोल से। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन के लिहाज से प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट है, जिन्हें हमने नाम दिया था, जिन्हें हम कहते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, उन्हें